नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखने वाले हैं। आज का जो हमारा करंट अफेयर होगा मई माह के पहले वीक का होगा। ठीक है, और करंट अफेयर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो पे आप अंत तक बने रहेंगे, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पुनर्गठन किया गया है नीति आयोग का, जिसमें उपाध्यक्ष और सदस्यों का भी पुनर्गठन किया गया है। तो इसी के तहत नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी को नियुक्त किया गया है। चलिए देखिए, वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर अशोक लाहिड़ी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे सुमन बेरी की जगह लेंगे, जो मई 2022 से इस पद पर थे। नीति आयोग की यदि हम स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को होता है। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर चेयरमैन भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन चेयरमैन होते हैं, यानी कि अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी है और वर्तमान कार्यकारी अधिकारी निधि छिब्बर है। इससे पहले वीवीआर सुब्रमण्यम थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत वैश्विक सैन्य व्यय में किस स्थान पर है? तो सैन्य क्षमता में जो अधिक खर्च किया जा रहा है, इस मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए, इसके मुताबिक, सिप्री के मुताबिक भारत 5वें स्थान पर है। ठीक है, देखिए, भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। इससे पहले भी हम बात करते हैं 2024 की रिपोर्ट में भी, तो उसमें भी भारत 5वें स्थान पर ही था। वर्ष 2025 में भारत का सैन्य खर्च 8.9% से बढ़कर 9.1 अरब डॉलर हो गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2025 में वैश्विक सैन्य खर्च 2,887 अरब डॉलर तक पहुंच गया। 2024 में भी भारत 5वें स्थान पर ही था। लगातार 11 वर्ष है जब सैन्य खर्च में वृद्धि दर्ज की गई है। यदि हम शीर्ष देश की बात करते हैं तो प्रथम स्थान पर अमेरिका है, जो 954 अरब डॉलर का खर्च करते हैं। उसके बाद चीन, फिर रूस और चौथे नंबर पे जर्मनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में भारत की पहली निजी सोने की खान शुरू की गई है? तो यदि हम भारत की पहली निजी सोने की खान की बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। देखिए, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में जोनागिरी गोल्ड प्रोडक्ट की शुरुआत की गई है। ठीक, आप याद रखेंगे इस चीज को। यह भारत की आजादी के बाद पहली बड़ी गोल्ड माइन है। इससे रोजगार और खनन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, आंध्र प्रदेश में भारत की पहली बड़ी निजी सोने की खान जियो मैसूर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा शुरू की गई है? तो जियो मैसूर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा शुरू की गई है। ठीक, आप इसे भी याद रखिए। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी पार्टी के कितने प्रतिशत निर्वाचित सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ते हैं और किसी दूसरी पार्टी में विलय करते हैं तो उन पर दल बदल कानून नहीं लगता है? यानी कि आम आदमी पार्टी के 7 सदस्य जब भाजपा में शामिल हुए, वो सभी के सभी राज्यसभा सदस्य थे, तो उसी के तहत यह क्वेश्चन लिया गया है। ठीक, क्योंकि उसमें दल बदल कानून लागू नहीं होता। दल बदल कानून तब लागू होता है यदि आप 2/3 से कम सदस्य किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन करता है, तो ऐसे में उन पर दल बदल कानून लागू होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3। देखिए, आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सदस्य के बीजेपी में शामिल होने के बाद यह कानून चर्चा में आया। दल बदल विरोधी कानून को भारतीय राजनीति में आया राम गया राम की संस्कृति को रोकने और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया और इसे संविधान के 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। देखिए, अनुसूची की हम बात करते हैं तो संविधान में कुल 12 अनुसूची है और इस 12 अनुसूची में 10वां अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है, जो 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया है। देखिए, शुरुआत में इस नियम की हम बात करते हैं तो यदि किसी पार्टी के 1/3 सदस्य अलग होते थे तो इसे विभाजन मानकर छूट दी जाती थी, लेकिन 2003 के 91वें संविधान संशोधन इस नियम को कड़ा कर दिया। मतलब अब संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार यदि किसी पार्टी के कम से कम 2/3 निर्वाचित सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ते हैं और किसी दूसरी पार्टी में विलय करते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? नेस्कॉम बोलते हैं इसे। ठीक है, तो देखिए, यदि हम इसके चेयरमैन की बात करते हैं तो इसका वर्तमान चेयरमैन है श्रीकांत वेल्ला माकनी।
देखिए, आईटी उद्योग निकाय नेस्कॉम ने 23 अप्रैल 2026 को श्रीकांत वेलामकन्नी के नाम की घोषणा की है। यह फ्रैक्टल के सह संस्थापक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने नवजात शिशुओं के लिए पहली मलेरिया दवा को मंजूरी प्रदान की है? तो नवजात शिशुओं के लिए पहली मलेरिया दवा की हम बात करते हैं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 24 अप्रैल 2026 को मलेरिया की पहली ऐसी दवा को मंजूरी दी है जिसे खास तौर पर शिशुओं के लिए बनाया गया है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस है। अब तक शिशुओं का इलाज उन दवाओं से किया जाता था जो वयस्कों के लिए बनाई जाती थी। देखिए, वयस्कों को मलेरिया से संबंधित जो डोज दिया जाता था तो उसी डोज में कमी करके बच्चों को दिया जाता था। हालांकि डोज में कमी करना थोड़ा मुश्किल होता था, इसलिए बच्चों के लिए अलग से सेपरेट ये दवा का निर्माण किया गया है। देखिए, मलेरिया के बारे में जान लेते हैं। मलेरिया एक गंभीर संक्रामक बीमारी है जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है, या प्लाज्मोडियम भी इसे बोला जाता है। यह बीमारी मादा एनाफ्लिस मच्छर के काटने से होती है। WHO की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होता है। मूल संगठन संयुक्त राष्ट्र है और महानिदेशक टेड्रोस एडनाम गैब्रियस है। ठीक है, तो ये स्टैटिक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि WHO के संस्थापक कौन है, या स्थापना कहाँ हुआ, कब हुआ, महानिदेशक कौन है। तो ये सारा क्वेश्चन WHO से संबंधित पूछा जाता है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच NSLN डाइव एक्सरसाइज 2026 नामक गोताखोरी अभ्यास कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो हाल ही में इसका आयोजन हुआ है। ठीक, और ये इसका चौथा संस्करण है। देखिए, इसका पूरा नाम भारत श्रीलंका संयुक्त गोताखोरी अभ्यास है। ये 21 से 27 अप्रैल 2026 तक कोलंबो में हुआ है। कोलंबो श्रीलंका में पड़ता है और यह इसका चौथा संस्करण है। इसमें भारतीय नौसेना का जहाज INS निरीक्षण भाग लेते हैं। इसका उद्देश्य विशेषीकृत जलमग्न खोज, बचाव, राहत कार्यों और मिश्रित गैस गोताखोरी अभ्यासों के माध्यम से समुद्री सहयोग को मजबूत करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी किस शहर को मिली? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की हम बात करते हैं तो इसका मेजबानी ताशकंद देश को मिला है। देखिए, विश्व पैरा एथलेटिक्स ने घोषणा की कि ताशकंद 2027 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यह चैंपियनशिप जून 2027 में होगा। यह पहली बार होगा जब मध्य एशिया इस प्रतिष्ठित इवेंट की मेजबानी करेगा। आगामी खेल की हम बात करते हैं तो ICC महिला T20 वर्ल्ड कप वेल्स और इंग्लैंड में संयुक्त रूप से होना है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 नई दिल्ली में होना है। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 USA, मैक्सिको और कनाडा के संयुक्त मेजबानी में होना है। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027 ब्राजील में होना है। एशियाई खेल 2026 नागोया में होना है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 लॉस एंजल्स में होना है। ठीक, चलिए, कई बार आगामी खेल से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप जरूर याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, 13वें सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 में भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए किन्हें सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रा गुहा और पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित। देखिए, 13वें सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित किए गए। 2026 में वयोवृद्ध हिंदुस्तानी गायक सुमित्रा गुहा और पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इन दो नाम को याद रखिए। ये पुरस्कार लोकमत सखी मंच के संस्थापक ज्योत्सना दर्डा की स्मृति में स्थापित किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लद्दाख में उपराज्यपाल ने 5 नए जिलों के गठन की मंजूरी दी। अब यहाँ कुल कितने जिले हो गए हैं? तो 5 नवीन जिलों के गठन की मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है और इस तरह से लद्दाख में कुल 7 जिले शामिल हो गए हैं। देखिए, लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 27 अप्रैल 2026 को मंजूरी दी। इससे यहाँ जिलों की संख्या 2 से बढ़कर 7 हो गई है। जो नए जिले हैं नुब्रा, शाम, चांगथांग, जास्कर और द्रास है। पुराने जिले लेह और कारगिल है। इसकी डिमांड काफी वक्त से लद्दाख के निवासी कर रहे थे। इसको लेकर बड़ा आंदोलन भी हो चुका है और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो प्रशासनिक कार्य है वो बहुत ही आसानी से किया जा सकता है और वहां के लोगों को, नागरिकों को आसानी से सरकारी काम का लाभ प्रदान किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट का नाम बताइए जिसे 27 अप्रैल 2026 को श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर तक लॉन्चिंग के लिए भेजा गया है। तो इसका नाम है विक्रम 1। ठीक है, विक्रम 1 की हम बात करते हैं तो भारत का प्राइवेट यानी कि निजी क्षेत्र का ये रॉकेट है और इसके द्वारा उपग्रह का लॉन्च किया जाएगा। ठीक, देखिए स्काईरूट एरोस्पेस इसके मूल निर्माता कंपनी है। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट जो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। यह भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट ले जाने के लिए तैयार है। इसे पूरी तरह से हैदराबाद में ही डिजाइन और तैयार किया गया है। जून 2026 में श्रीहरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग होगी। विक्रम 1 की हम बात कर लेते हैं तो यह एक छोटा सा लॉन्च व्हीकल है। इससे छोटे सैटेलाइट को लॉन्च किए जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे लॉन्च किए जाएंगे। इसका वैज्ञानिक नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। इसमें ठोस ईंधन रॉकेट का उपयोग किया जाएगा और यह 300 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में यानी कि LEO में ले जाने में सक्षम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेबेस्टियन सावे किस देश से संबंधित है जो 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरा करने वाले दुनिया के पहले एथलीट बन गए हैं? तो सेबेस्टियन सावे की यदि हम बात करते हैं तो ये केन्या देश से संबंधित है। देखिए सेबेस्टियन सावे केन्या देश से संबंधित है। उन्होंने 26 अप्रैल 2026 को लंदन मैराथन में इतिहास रचते हुए 2 घंटे से कम समय यानी कि 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकंड में मैराथन पूरी करने वाले दुनिया के पहले एथलीट बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2026 के अनुसार कितने लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो हाल ही में रिपोर्ट जारी किया गया है खाद्य संकट पर और इसके अनुसार पूरे विश्व में 26.6 करोड़ लोग ये खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। देखिए 47 देशों में 26.6 करोड़ से अधिक लोग यानी विश्लेषण की गई आबादी का 22.9% लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा के उच्च स्तर पर है। अकाल का खतरा की बात करते हैं तो गाजा और सूडान के कुछ हिस्सों में अकाल की पुष्टि की गई है। इसका मुख्य कारण संघर्ष 80% से अधिक लोगों के लिए गंभीर खाद्य असुरक्षा का सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद जलवायु चरम और आर्थिक झटके भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, साइंस का ऑस्कर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? यदि हम साइंस का ऑस्कर सम्मान की बात करते हैं तो डॉक्टर अतनु नाथ को सम्मानित किया गया है, इसे प्रदान किया गया है। देखिए असम के डॉक्टर अतनु नाथ को ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स 2026 से सम्मानित किया गया है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को अक्सर साइंस का ऑस्कर भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रमुख तेल उत्पादक देश ने अप्रैल 2026 में ओपेक और ओपेक प्लस दोनों संगठनों से अलग होने की घोषणा की है? तो यह है संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात ओपेक और ओपेक प्लस दोनों संगठनों से अलग होने की घोषणा की है। ठीक है, कब की है? तो 28 अप्रैल 2026 को की है। देखिए ओपेक की यदि हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज है। ठीक है, और इसमें प्लस बस जुड़ जाएगा। देखिए इसका जो मुख्य काम होता है, ये संगठन है, कई देशों का संगठन है, खाड़ी देशों का संगठन है जहां पे तेल का भंडार है और ये तेल को नियंत्रित करते हैं और किसी देशों के साथ तेल से संबंधित ट्रेड करते हैं। यह फैसला ऐसे समय में आया जब तेल आपूर्ति पहले से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव के कारण प्रभावित है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर ऊर्जा संकट का दबाव बना हुआ है। यूएई का यह फैसला सऊदी अरब के नेतृत्व वाले इस संगठन के लिए सबसे बड़ा आघात माना जा रहा है। देखिए यदि हम ओपेक की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। 1960 में बगदाद में इसकी स्थापना होता है और इसके सदस्य देश है सऊदी अरब, इराक, कुवैत, ईरान, नाइजीरिया, अल्जीरिया, लीबिया, गैबान, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, वेनेजुएला। वही ओपेक प्लस की बात करते हैं तो ओपेक प्लस में उन देशों का गठबंधन है जो ओपेक के सदस्य तो नहीं है लेकिन तेल उत्पादन और निर्यात में बड़ी भूमिका निभाते हैं, जैसे रूस, कजाकिस्तान, मैक्सिको और ओमान। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता हुआ। इसके तहत 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार दुगना करके कितने करने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 5 अरब अमेरिकी डॉलर। देखिए भारत और न्यूजीलैंड ने 27 अप्रैल 2026 को एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसका उद्देश्य बाजार पहुंच तक विस्तार करके, शुल्क कम करके और वस्तुओं, सेवाओं और श्रम गतिशीलता में सहयोग बढ़ाकर 5 वर्षों में व्यापार को दुगुना करके 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश की आंतरिक एजेंसी ने डार्क मैटर के रहस्यों को जांच के लिए रोमन स्पेस टेलीस्कोप को विकसित किया है? तो रोमन स्पेस टेलीस्कोप को विकसित करने वाले ये अमेरिका देश है और अमेरिका के नासा के द्वारा किया गया है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यों की जांच के लिए रोमन स्पेस टेलीस्कोप को विकसित किया है। इसका उद्देश्य ब्रह्मांड के डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यों को सुलझाना है, जो ब्रह्मांड का लगभग 95% हिस्सा बनाते हैं। इसे सितंबर 2026 में लॉन्च किए जाने की योजना है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस मुख्यमंत्री को मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन चंद्रबाबू नायडू। देखिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को 25 अप्रैल 2026 को मुंबई में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें आंध्र प्रदेश में स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस, औद्योगिक नीतियों में सुधार और आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स व हरित ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का नाम बताइए जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है? तो देखिए इसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल 2026 को यूपी के हरदोई में प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है। इससे मेरठ से प्रयागराज की दूरी सिर्फ 6 घंटे में पूरी हो जाएगी। पहला नेशनल हाईवे से जाने में 11 से 12 घंटे लगते थे। ठीक है, इससे पहले 11 से 12 घंटे लगता था, अब 6 घंटों में ही सफर पूरा हो जाएगा। इसकी लागत 37,350 करोड़ रुपए है और 5 साल में तैयार हुआ है ये। इससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे था जिसकी लंबाई 340 किलोमीटर थी। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए DPI एट 2047 रोड मैप जारी किया है? तो DPI एट 2047 रोड मैप की हम बात करते हैं तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इसके अनुसार भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्तमान में बात करते हैं 2026 में, तो भारत का जो वर्तमान GDP है ये $4.1 समथिंग है ना, $4.1 ट्रिलियन है। देखिए नीति आयोग ने 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने और प्रति व्यक्ति आय $18,000 तक पहुंचाने के लिए DPI एट 2047 द रोड मैप टू प्रॉस्पेरिटी जारी किया है। इसका उद्देश्य डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके समावेशी विकास और उत्पादकता को बढ़ावा देना है। यदि हम नीति आयोग की बात करते हैं तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होता है योजना आयोग के स्थान पर। यह सरकार को आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी सलाह देती है। वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। भारत का प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि छिब्बर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश ने यूरोप की पहली पूर्णतः एकीकृत लिथियम परियोजना शुरू की है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। तो फिनलैंड देश यूरोप की पहली पूर्णतः एकीकृत लिथियम परियोजना शुरू की है। ठीक है, देखिए फिनलैंड ने अप्रैल 2026 में कोकोला के पास यूरोप की पहली पूरी तरह से एकीकृत लिथियम परियोजना शुरू की है, जो खदान से लेकर रिफाइनरी तक लिथियम उत्पादन का पूर्ण चक्र स्थापित करती है। यह परियोजना पश्चिमी फिनलैंड में स्थित है, जो बैटरी ग्रेड लिथियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन करेगी। यह परियोजना इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी उत्पादन के लिए लिथियम की आपूर्ति करेगी, जिससे यूरोप की आयात निर्भरता भी कम हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सुरक्षित राजमार्ग यात्रा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? तो देखिए जो नेशनल हाईवे है उसमें सुरक्षित रूप से सफर करना भी अपना एक मौलिक अधिकार है और यह मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है और इसका फैसला हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है। देखिए अनुच्छेद 21 के तहत यह जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को सुरक्षित सड़क माहौल देना राज्य का एक सकारात्मक फर्ज है। नेशनल हाईवे भारत के सड़क नेटवर्क का सिर्फ लगभग 2% हिस्सा है, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं की यदि हम बात करते हैं तो 30% मौतें इन्हीं पर होती है। कोर्ट ने ब्लैक स्पॉट, गैर कानूनी पार्किंग, सड़क किनारे अतिक्रमण और नियमों को ठीक से ना लागू करने जैसे खतरों पर रोशनी डाली है। देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, इसरो और जापान की एजेंसी
के संयुक्त चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो ये है लुपेक्स। चंद्रयान 5 के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दूं चंद्रयान 4 ये 2028 में लॉन्च होने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अनुसार चंद्रमा से मिट्टी पत्थर का नमूना इकट्ठा करके वापस पृथ्वी पर लेकर आना है। ठीक है, लुपेक्स की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन। ठीक, ये दक्षिणी ध्रुव पर जाकर शोध अनुसंधान का कार्य करेगा। देखिए, चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद इसरो अब चंद्रयान 5 की ओर बढ़ रहा है। इसे आधिकारिक तौर पर लुपेक्स यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन कहा जा रहा है, जिसे 2028 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा इस मिशन के लिए रॉकेट और रोवर प्रदान करेगी, वही भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो इसके लिए लैंडर प्रदान करेगी। इसका मुख्य लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और बर्फ के नमूनों को इकट्ठा करना है। ठीक है, इसरो की हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को होता है और जाक्सा जापान की नेशनल स्पेस एजेंसी है। लुपेक्स तो यह मिशन चांद के अंधेरे हिस्सों की जांच करेगा। फॉकलैंड द्वीप समूह जो हाल ही में चर्चा में रहा है, किस महासागर में स्थित है? तो फॉकलैंड द्वीप समूह की बात करते हैं तो देखिए अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर का सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा द्वीप समूह है जिसे फॉकलैंड द्वीप कहा जाता है। हाल ही में ब्रिटेन ने साफ कर दिया कि वह इस द्वीप पर अपना अधिकार कभी नहीं छोड़ेगा। अर्जेंटीना इस द्वीप को इस्लास मालविनास कहता है और इसे अपना हिस्सा मानता है। फॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। साल 1982 में इस द्वीप के लिए ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच एक भीषण युद्ध हो चुका है। ब्रिटेन का कहना है कि वहां के लोग ब्रिटेन के साथ ही रहना चाहते हैं। ठीक, फॉकलैंड की यदि हम राजधानी की बात करते हैं तो स्टैनली है। 1982 में फॉकलैंड युद्ध लगभग 74 दिनों तक चला था। तो दोस्तों यही तक था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।